नमस्कार, उड़ान एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे प्रीलिम्स जैते सीरीज के अगले वीडियो पर। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके अलावा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में इतिहास का सेक्शन। सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, आगामी जितने भी व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा है उसके लिए 16 दिसंबर को उड़ान एकेडमी के द्वारा एक बैच प्रारंभ किया जा रहा है। यह बैच जो होगा सिटी प्लाजा ब्रांच में संचालित होगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वही सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 18 दिसंबर के दिन एक बैच शाम को आयोजित होगी। ये भी सिटी प्लाजा ब्रांच में, लेकिन समय है, याद रखेगा, डेट याद रखें 18, और व्यापम के लिए है 16 दिसंबर। अब चर्चा करते हैं भारतीय इतिहास से संबंधित जो प्रश्नों का सेक्शन है प्रीलिम्स एग्जाम में। भारतीय इतिहास, जैसे कि आपको पता होगा, भारतीय इतिहास एक तो बहुत बड़ा बृहद सिलेबस है। हर बार यहां से काफी सारे नंबर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं चर्चा करूं 2023 प्रीलिम्स की, प्री के एग्जाम की, तो यहां पर 12 क्वेश्चन आए थे। इतिहास एज वेल एज जो है आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेक्शन है वहां से भी, जिसमें दर्शन के भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं। तो वो सारा क्वेश्चन मैं ही डील करूंगा अभी वीडियो के माध्यम से। तो देखिएगा 12 क्वेश्चन, मतलब इंडियन जीएस में कितना क्वेश्चन आप देखते हैं? इंडियन जीएस में लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें करंट अफेयर अगर हटा देते हैं तो 45 क्वेश्चन। 45 में 12 क्वेश्चन जो है आपको किसके मिलते हैं? इंडियन हिस्ट्री के मिलते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो आपके बनने ही चाहिए, तब आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है प्रीलिम्स क्लियर करने में और मेंस लिखने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है प्रीलिम्स को ध्यान में रख के, अगर मैं भारतीय इतिहास की बात करूं तो। अब देखते हैं जो हमारा वीडियो सीरीज होगा उस पे हम किस प्रकार वीडियो सीरीज को कंपाइल करेंगे या कंप्लीट करेंगे। तो प्राचीन इतिहास से, जैसे कि आज का जो वीडियो है पूरा डेडिकेटेड है प्राचीन इतिहास पर। कोशिश की गई है कि पूरा नवीन प्रश्न रखा जाए। दूसरा जो होगा मध्य भारत का इतिहास, जिसमें आप दिल्ली सल्तनत, फिर विजयनगर, मुगल, फिर भक्ति और सूफी आंदोलन, मराठा का कुछ सेक्शन, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर प्रशासन और जो नवीन क्वेश्चन हो सकते हैं वहां पर भी, तो यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि नवीन प्रश्नों का एक संग्रह आपके सामने रखें। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा आधुनिक भारत में, तो आधुनिक भारत को हम 2 भाग में बांटकर वीडियो सीरीज लेकर आएंगे। एक होगा यूरोपीय आगमन से लेकर 1857 की क्रांति, यहां पर अपन खत्म करेंगे पहला वीडियो को। और दूसरा जो वीडियो होगा वो 1858 से लेकर 47 तक, 1947 तक। तो मतलब यहां पर मैं बात करूंगा 4 वीडियोस की। 4 वीडियोस हम लेके आएंगे, 4 वीडियोस के माध्यम से पूरे इतिहास को कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद होगा मेगा वीडियो। इस मेगा वीडियो में हम करेंगे 100 से 150 प्रश्नों को सॉल्व। 100 से 150 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, एक ही वीडियो लाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो 2 वीडियो के माध्यम से इसको कवर करेंगे, जिससे ये पूरा आश्वस्त करने की कोशिश रहेगी कि ये जो 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो कैसे इसको तैयार किया जाए। या वीडियो के माध्यम से भी आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपसे 5 से 6 क्वेश्चन तो डायरेक्टली हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, और आगे भी बनने की संभावना हो सकती है। उसका हम दायरा कवर कर लेंगे कि जो भी वहां पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे द्वारा जो वीडियो सीरीज जो लाया जाएगा, हम 4 पार्ट में लेके आएंगे। एक होगा प्राचीन का, एक होगा मध्य का, 2 होगा आधुनिक भारत का, और एक होगा पूरा मेगा वीडियो जिसमें हम पूरा चीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। इतिहास वैसे ही बहुत ज्यादा वृहद है, और खासकर पीएससी के सिलेबस में तो पूरा का पूरा दे दिया गया है, लेकिन कोशिश करेंगे इसको समराइज करने का। बढ़ते हम प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न जो है मैंने पूरा लिया हुआ है, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, सिंधु घाटी, वैदिक काल, मौर्य, गुप्त, गुप्तोत्तर, विदेशी आक्रमण, ये सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। राजपूत संगम काल, सारे प्रश्न मैंने उठाए हैं और कोशिश की है जो डेटा यहाँ पर नहीं है क्वेश्चन से, वो नए डेटा मैं आपको दे दूं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, तो एक तरफ लिखा हुआ है क्या, सुमिलित कीजिए सूची, और दूसरी तरफ सूची नंबर 2, एक तरफ स्थल और संबंधित काल। तो आदमगढ़, अगर आदमगढ़ की हम बात करें तो ये वो जगह है जहां पर पशुपालन के पहले साक्ष्य मिलते हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य जो है मध्य पाषाण काल से मिलते हैं, तो डायरेक्ट आंसर मैच कर रहा है। बुरझोम, यहां पर क्या मिलता है आपको पता होगा, संयुक्त समाधि मिलती है।
मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने की, तो ये कहाँ से है, नवपाषाण काल से संबंधित है। तो आदमगढ़ आपको मध्य प्रदेश में मिलता है, ये मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में। सोहन घाटी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में मिलता है, और ये जो है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। सोहन घाटी से पाषाणकालीन सबसे पुराने औजार की प्राप्ति होती है। वही इनाम गांव, ये जो है ये आपको महाराष्ट्र रीजन में पड़ेगा, और वहां पर है ताम्रपाषाण संस्कृति, जोरवे संस्कृति। तो यहाँ पर जो नाम मिल रहा है वो डायरेक्टली अपने काल से संबंधित है। तो हमें 1 2 3 4, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, अर्थात आदमगढ़ मध्यपाषाण काल, बुरझुम नवपाषाण काल, सोहन घाटी निम्न पुरापाषाण काल, इनाम गांव जो है जोरवे संस्कृति से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काले एवं लाल मृदभांड की प्राप्ति किस ताम्रपाषाण संस्कृति से हुई है। देखिएगा, सबसे संपन्न ताम्रपाषाण संस्कृति जो है वो राजस्थान के आहार संस्कृति कहलाती है। यहीं से भारी मात्रा में तांबे के बर्तन और औजारों की प्राप्ति हुई थी। और ये जो काले लाल मृदभांड है, इनकी भी प्राप्ति किस स्थान से हुई है, तो याद रखना है आहार संस्कृति से। बाकी जोरवे संस्कृति मैंने बताया था, ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है। मालवा संस्कृति कहां पर है, तो एमपी में है। यहां पर 2 जगह जो है वो याद रखना है, नवदा टोली और महेश्वर। बीते दिनों यहां पर उत्खनन कार्य हुआ है एसडी सांकलिया के द्वारा। और झुका झाका संस्कृति आपको राजस्थान, पाकिस्तान इधर वाले क्षेत्र में मिलेगी। झुका झाका संस्कृति जो है चहुदड़ों के पास वाले क्षेत्र में मिलता है। तो कुछ जो पार्ट है आपको राजस्थान और कहां से, पाकिस्तान से लगे हुए क्षेत्र में आपको मिलेगा। मेन जो पूरा जो है सेक्शन कहां पर है, एरिया झुकर झाका संस्कृति का, तो वो मिलता है कहां, पाकिस्तान वाले में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान रखना है, हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि कथन में क्या बोला है, सत्य ढूंढना है कि असत्य ढूंढना है। मोहनजोदड़ो से बौद्ध स्तूप का अवशेष मिला है जो कुषाणकालीन माना गया है। अब ये मत सोचेगा, दिमाग में चले जाता है क्या, मोहनजोदड़ो बोला मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में बुद्ध स्तूप कहां से मिलेगा। भाई जगह तो वही है, लेकिन वहां से जो बाद में बुद्ध जो प्रतिमा मिले है, बुद्ध स्तूप जो मिला है, वो माना गया है, कब बना है करके, तो वो कुषाणकालीन माना गया है। तो ये याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। मोहनजोदड़ो बाद में भी था, पहले भी था, बाद में भी, अभी भी है, लेकिन वहां पर जो अवशेष मिले हैं बौद्ध स्तूप के, वो कुषाणकालीन माने गए हैं। फिर अगला देखिएगा, लोथल सुरकोतड़ा के दुर्ग और नगर क्षेत्र एक ही प्राचीर में है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों एक ही प्राचीर में। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो एक जो पश्चिमी क्षेत्र है वो क्या है, दुर्ग से घिरा हुआ है, और एक नगर वाला क्षेत्र है वो क्या है, आपका सामान्य है। ऐसा हमने नॉर्मली पढ़ा है। लेकिन ये जो क्षेत्र है इसमें क्या पता चलता है कि दोनों के दोनों एक ही प्राचीर से घिरे हुए हैं। फिर आगे अगर देखते हैं तो लोथल और देसलपुर में तांबे के मोहर मिले हैं। बिल्कुल, यहां से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है। अगर आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई है, ये भी सत्य है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी के सभी सत्य हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। लोथल से युग्मित शवाधान मिला है। बिल्कुल, जब आप पढ़ते हैं लोथल के बारे में तो आपको पता चलता है युगल समाधि मिली है, मेल और फीमेल को साथ में दफनाया गया है। सुरकोतड़ा से घोड़े के जीवाश्म मिले हैं। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता कभी पहली बार भी पढ़े होंगे तो ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले ही मिल जाता है। धौलावीरा जल प्रबंधन प्रणाली अति विशिष्ट थी। जी हाँ, यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या था, कच्छ में बनाया गया एक पूर्व नियोजित शहर था, गुजरात के कच्छ में। अब यहाँ पर वर्ष भर जल की आपूर्ति के लिए क्या किए गए थे, 16 जलाशय बनाए गए थे, जो वर्ष भर क्या करते थे, यहाँ पर पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करते थे। तो ये भी सही है। अब हमें क्या ढूंढना है, असत्य। तो कोट डीजी रावी नदी के, अगर मैं कोट डीजी की बात करूं तो ये अफगानिस्तान वाले इलाके में चले जाएगा। तो कोट डीजी जो है, अब रावी नदी की बात करें तो वो पंजाब वाले एरिया में निकलेगा, और पाकिस्तान में, तो वो कहाँ नहीं जाएगा, कोट डीजी नहीं जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो डी इसमें गलत होगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा है, संदेव सभ्यता के पतन का कारण, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण एक इधर लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा है, विद्वानों के नाम। जो सबसे मुख्य कारण माना जाता था पहले वो है बाढ़, सिंधु नदी की बाढ़। तो सिंधु नदी की बाढ़ के बारे में किसने, जॉन मार्शल और मार्क ऑरेल ने कहा था, मैके ने, अर्नेस्ट मैके। दूसरा अगर कहें बाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण, तो ये किसने कहा था, मार्टिमर वीडल और गार्डर चाइल्ड ने। फिर अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित व्यक्ति कौन है, मार्क ऑरेल स्टाइन। ये जो है
सुत कांगे डोर से संबंधित स्थल के खोज करता है। वही भूतात्विक परिवर्तन या भूकंप राइक्स और डेल्स इन दोनों ने कहा था। इसके अलावा अगर कहा जाए कि 900 वर्षों तक लगातार सूखा, तो 2017 में एक रिसर्च रिपोर्ट आया था आईआईटी खड़गपुर। तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया था कि 900 वर्षों तक लगातार सूखा पड़ा है, जिसके कारण वहां की जनसंख्या जो है दूसरी जगह की ओर क्या हो गई, माइग्रेंट हो गई, और वहां पर वो जो जगह था वो ऐसा ही रह गया। तो ये जो मुख्य कारण है ये आपको ध्यान रखना है, आने वाले समय में हो सकता है हमारे प्रीलिम्स में आने वाले में वहां भी एग्जाम ये क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिएगा, फर्स्ट का मुझे 4 चाहिए, फर्स्ट का 4 यहां भी है, फिर सेकंड का सेकंड, थर्ड का 1 और फिर थर्ड। तो ये आंसर आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न लिखा हुआ है क्या, एक तरफ वेद लिखा हुआ है और उससे संबंधित क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है। जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो एक पूरा श्रृंखला पढ़ते हैं। वेदों की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है, और बहुत सारे जो ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं कौन सा, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही अगर बात करते हैं कौन सा, ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद में ऐतरेय कौशिकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद में गोपत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सामवेद में हो जाता है कौन सा, जैमिनी। ठीक, यहां देखिएगा क्या बोल रहा है, फर्स्ट का 4, सेकंड का 1, थर्ड का 3 और सेकंड फोर्थ का क्या हो जाएगा, डी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है संस्कार। जो संस्कार है इनके बारे में कहां वर्णन किया गया है। तो जब हम क्या पढ़ते हैं, सूत्र सहित पढ़ते हैं, शुल्ब सूत्र, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। तो गृह सूत्र में जब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या पता चलता है, 16 संस्कारों के बारे में पता चलता है। तो इनका क्रम को जमाना है। तो देखिएगा, जन्म से पहले 3 संस्कार हो चुके होते हैं, गर्भधारण संस्कार, पुष्पन संस्कार, 3 महीने के जब बच्चा गर्भ में 3 महीने का हो जाता है तब ये संस्कार किया जाता है। फिर सीमंतोन्नयन संस्कार, ये 7वें महीने में किया जाता है। फिर जात कर्म, जब बच्चे को क्या किया जाता है, शहद चटाया जाता है। नामकरण, फिर निष्क्रमण, देवी देवताओं का आवाहन 6 महीने के आसपास क्या करते हैं, अन्नप्राशन, फिर होता है मुंडन या इसी को बोलता है चूड़ा कर्म। तो इसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। मुंडन होगा, फिर विद्यारंभ होगा, फिर क्या होगा, कर्ण भेदन होगा, यज्ञ करवाया जाएगा, वेदारंभ मतलब वेदों का पाठ कराया जाएगा, केशकांत, फिर उसके बाद सर्वांतम, फिर उसके बाद होता है विवाह और उसके बाद होगा अंत्येष्टि। तो यहां पर देखिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन बनता है। तो देखिएगा, सबसे पहले जात कर्म मतलब शहद चटाना, फिर नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन और क्या है, चूड़ा कर्म। तो उसके हिसाब से सबसे पहले क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सबसे पहले 2, फिर नामकरण कहां दिया हुआ है, 1 में, फिर उसके बाद देखते हैं निष्क्रमण 5, फिर आएगा अन्नप्राशन और फिर आएगा चूड़ा कर्म। तो देखिएगा, क्या ऐसा ही है, निष्क्रमण है, जात कर्म, फिर अन्नप्राशन चौथे नंबर में है, फिर चूड़ा कर्म या मुंडन है। तो देखिएगा कहां पर ये आपको मिल रहा है, इस वाले क्वेश्चन में आपको मिल रहा है ऑप्शन में। तो मतलब सबसे पहले जात कर्म, फिर नामकरण, फिर होता है निष्क्रमण, फिर होता है अन्नप्राशन, फिर होता है चूड़ा कर्म। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस वैदिक देवताओं का आवाहन एशिया माइनस के बोगाचकोई लेख में मिला है। तो देखते हैं, बोगाचकोई जो शिलालेख है वो एक्चुअल में 1400 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है। इसमें इसे ना बोगाचकोई को मितनी अभिलेख भी बोला गया है, मितनी अभिलेख। और ये एक्चुअल में आज कहां है, तो आज आपको कहां मिलेगा, तुर्क में। तुर्क और सीरिया दोनों लगे हुए हैं। तो सीरिया पहले बोला जाता था, अब अगर पूछा जाए तो तुर्क में ये मिला है। हालांकि इसका नाम तुर्कीये हो चुका है, तुर्कीये, ये ध्यान रखिएगा। मितनी अभिलेख भी बोलता है, मतलब राजा मितनी और सुबलमी की लड़ाई की कहानी इसमें दी गई है। इसी में राजा जब मितनी जीत जाते हैं तो अपने 4 देवताओं को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपके आशीर्वाद से मैं इस युद्ध को जीत पाया हूं। तो इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य 4 देवताओं का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। अब इसको जब पढ़े अभिलेखों के बारे में तो इस वाले अभिलेख को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, ये भी पूछा गया है कब पुराना है, तो मैंने बता दिया है 1400 ईसा पूर्व पुराना ये अभिलेख माना गया है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन एवं बौद्ध धर्म में समान तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और उसमें क्या बताना है, सही कथन बताना है। अब देखिएगा,
अत्यधिक तपस्या के मार्ग पर स्वीकृति दी गई थी, तो बिल्कुल दिया गया था, दोनों में तपस्या पर बल दिया गया था। वेदों में लिखित कर्मकांड की अस्वीकृति, ये भी सही है। वैदिक यज्ञों का विरोध किया गया था, ये भी सही है। हिंसा का विरोध किया गया था। तो यहां पर याद रखेगा आपकी बौद्ध ने हिंसा तो बोला था, लेकिन उनकी कई शाखाओं में हिंसा देखा गया। जैसे महायान शाखा, वो मांस मच्छी का भी सेवन करते थे। पंचमकार आपने पढ़ा होगा, तो मांस तो उसमें जुड़ता है। साथ में और भी है, वज्रयान शाखा है, वो भी इसको मानते थे। तो यहां पर तीसरे में कौन असफल हो जाता है? बौद्ध। हिंसा का निषेध, हिंसा यहां पर होता रहा था। तो यहां पर खुद गौतम बुद्ध के काल में भी कहा जाता है ना, जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों में असमान है। तो यहां से जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 1, 2 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपके बौद्ध जैन वाले टॉपिक से है, हर साल यहां से प्रश्न पूछा जाता है। यहां पर मैंने थोड़ा आसान प्रश्न लिया है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? मतलब एक तरफ क्या है, मतलब होना चाहिए क्या? बुद्ध। एक तो बुद्ध से संबंधित, और यहां पर क्या है? स्थान। मतलब गौतम बुद्ध से संबंधित जो है कार्य जो हुए हैं वो, और एक तरफ क्या है? स्थान। अगर जन्म की बात करें तो लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में, राजा शुद्धोधन के यहां। दूसरा देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो बोध गया। फिर उसके बाद प्रथम प्रवचन सारनाथ में, जिसको 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। और इनका निधन हुआ था 463 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। तो आपको देखिएगा फर्स्ट में मुझे 3 चाहिए, फिर सेकंड का सेकंड चाहिए, फिर फर्स्ट चाहिए, और फिर क्या चाहिए? फोर्थ का फोर्थ चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं आगे। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कथन बी आर है। फिर क्या लिखा हुआ है? वक्तव्य को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करें। कथन दिया गया है क्या? गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जी हाँ, पुनर्जन्म जातक कथाओं में तो गौतम बुद्ध के 550 जन्मों के बारे में बताया जाता है। दूसरा, उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को क्या किया है? स्वीकार नहीं किया है। याद रखना है कि जो बुद्ध धर्म है वो अनात्मवादी है। तो दोनों को कथन सही है, दोनों के दोनों जो लाइन है वो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, लेकिन सेकंड वाले का रिलेशन बिल्कुल भी क्या नहीं जुड़ रहा है पहले वाले से। अगर ये आत्मा वाला कुछ होता है ना, यहाँ पुनर्जन्म अलग है और आत्मा का सिद्धांत अलग है, ये ध्यान रखिएगा। आत्मा अलग है और पुनर्जन्म अलग है, ठीक है? ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि आत्मा ही तो जाती होगी। आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करती, ठीक है? वो जो जानकारी है जो बुद्धि में होता है वो दूसरे तक पहुंचता है। तो वो जो जानकारियां हैं वो दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, तो वो पुनर्जन्म होगा। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है? पहला और दूसरा दोनों सत्य है, लेकिन दूसरा कहीं से भी पहले की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। ए और आर दोनों ही सत्य है, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न भी बौद्ध और जैन धर्म से ही है, और ये भी क्या है? पहले कथन और कारण वाले प्रश्न जैसा ही है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है, गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या श्रावस्ती में बिताई है। एक्चुअली में संख्या नहीं है, ये क्या है? आपका समय है। अधिक समय श्रावस्ती में बिताए हैं। कौशल का एक क्या था? प्रमुख नगर था। बिल्कुल, यहाँ के राजा हुआ करते थे प्रसन्नजीत, कौशल नरेश। तो पहला तो सत्य है। सेकंड देखते हैं, गौतम बुद्ध और कौशल नरेश राजा प्रसन्नजीत एक आयु के थे, ये भी सही है। दोनों के दोनों क्या है? समकालीन थे, ये भी सही है। लेकिन यहां से ज्यादा समय क्यों बताया है इसका कारण नहीं लिखा है इन्होंने। सबसे ज्यादा प्रवचन इन्होंने श्रावस्ती में दिया है, लेकिन यहां पर क्या है? क्या इसको रिलेट कर रहा है? क्या दोनों सत्य है, लेकिन ये एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर भी आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? बी। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता। वही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो लिखा हुआ है कहां से, या लिया हुआ है कहां से? मौर्य प्रशासन से। मौर्य प्रशासन में जब पढ़ते हैं तीर्थ और अध्यक्ष, तो वहां से ये प्रश्न लिया गया है। तो ये क्या लिखा हुआ है? अध्यक्षों की बात लिखी गई है। तो कुश्याध्यक्ष जो है, लवणाध्यक्ष, सुराध्यक्ष और अल्पटलाध्यक्ष। तो अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो ये क्या है? लेखाधिकारी होता है, अकाउंटेंट, पूरा चीज लिख के रखता है। सूराध्यक्ष जो है वो आबकारी विभाग का है। लवण अगर बोल रहा है तो लवण जो है हम किसको बोलते हैं? नमक के लिए यूज करते हैं। अब बच गया है क्या? कुश्याध्यक्ष, तो वो वन विभाग का अध्यक्ष होता था। अब मैच करिएगा, मुझे फर्स्ट के लिए चाहिए 4, कहाँ मिल रहा है? किसी ऑप्शन में मिल रहा है, इसी ऑप्शन में मिल रहा है। फिर मुझे सेकंड का चाहिए 3, फिर थर्ड का चाहिए, सी का चाहिए मुझे 2, और फिर क्या चाहिए 1। तो मेरा आंसर जो है वो क्या बनेगा?
सी बनेगा। तो यहां पर क्या है, जो तीर्थ और अध्यक्ष की चर्चा की गई है आप उसे एक नजर से जरूर देखिएगा, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अशोक के शिलालेखों से है। अशोक के शिलालेखों की अगर मैं बात करूं तो पहला जो शिलालेख है उसमें क्या लिखा है, पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की क्या की गई है, निंदा, प्रजा मेरी संतान, ये सारा चीज का उल्लेख किया गया है। दूसरा शिलालेख भी याद रखिएगा, द्वितीय शिलालेख की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय शिलालेख में एक तो मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सालय की बात की गई है, और याद रखना दक्षिणी राज्य के बारे में, मतलब अपनी सीमा बताई गई है। तो दक्षिणी राज्य जो थे चेर चोल पांड्य, वो यहीं से जानकारी मिलता है चेर चोल पांड्य के बारे में। कुछ समय पहले याद होगा आप लोग को कि विस्टा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट याद होगा, हमारा नया जो संसद भवन बना हुआ है वहां पर भारत का, अखंड भारत का एक मैप बना हुआ है जिसमें ये ऐसा करके क्या है, राज्य पूरे बनाए गए हैं ऐसा। तो यहां पर ये जो 3 क्षेत्र छूटे हुए हैं, यही चेर चोल पांड्य ये छूटा हुआ, अगर आप वो इमेज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सम्राट अशोक का ही पूरा विस्तार बताया गया उसमें, तो ये याद रखिएगा इसमें। दूसरा प्रश्न क्या है देखिएगा, दूसरा क्या लिखा है, छठा शिलालेख। छठा शिलालेख में ना आत्मनियंत्रण की बात की गई है कि व्यक्ति अपने आप में कैसे नियंत्रण रखे ताकि वो उपभोग की वस्तु या भौतिक वस्तु की ओर ना बढ़े। आठवां शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्रा की बात की गई है, और अंत में लुम्बिनी पहुंचते हैं, वहां पर कर को 1/6 से 1/8 कर देते हैं, ये जानकारी वहां पर मिलती है। तीसरा शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को कहां भेजते हैं, धार्मिक भ्रमण के लिए, तो धम्म यात्रा पर भेजते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है 13वां शिलालेख। 13वां जो शिलालेख है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 13वां जो है शिलालेख, उसमें क्या है, एक तो कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है, कलिंग युद्ध। दूसरा याद रखना है क्या, पड़ोसी राज्य की जानकारी, और 5 यूनानी शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, 5 यूनानी शासक। तो इसमें आपको पता चलेगा एंटीओकस, टॉलमी सेकंड, एंटीगोनस, ये सारे जो राजा थे यूरोप के, उनके बारे में आपको पता चलेगा। तो यहां से देखिएगा, मुझे फर्स्ट का क्या दिख रहा है 4, फिर सेकंड का 3rd, फिर थर्ड का 2nd, और फिर उसके बाद फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा आंसर, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, ये भी अशोक से ही संबंधित है, और यहां पर स्पेशली क्या ध्यान देना है, असत्य कथन पूछा गया है। लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में कौन सा यह से कथन असत्य है। प्रश्न लिखा हुआ है, अशोक ने लुम्बिनी को अपनी राजधानी बनाया। जी नहीं, पाटलिपुत्र ही इसकी राजधानी थी, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड लिखा हुआ है क्या, अशोक ने लुम्बिनी में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। देखिए, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन तो कराया, लेकिन लुम्बिनी में नहीं, पाटलिपुत्र में कराया था, तो ये भी गलत हो गया। फिर अशोक ने लुम्बिनी में भूमि कर घटाकर कितना कर दिया था, 1/8, बिल्कुल सही है। ये 1/6 से 1/8 किया था, ये ध्यान रखिएगा। कहां पर किया था, कहां पर उल्लेख है, तो रुम्मिनदेही अभिलेख में क्या मिलता है, रुम्मिनदेही अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें से ये सत्य है। अब ध्यान क्या रखने वाली बात है, इसमें से पूछा क्या गया है, असत्य, तो 1 और 2 जो है वो क्या होगा, असत्य है। तीसरा क्या है, सत्य है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी मौर्य प्रशासन से संबंधित है। एक तरफ कुछ नाम लिखे हुए हैं और उसका वर्णन लिखा हुआ है, एक तरफ कुछ शब्द लिखे हुए हैं और दूसरे तरफ क्या लिखा हुआ है, कुछ वर्णन किए गए हैं। रूप जीवा की अगर मैं बात करूं तो ये स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं होती थी। फिर अगला जो है प्रवहन, ये एक प्रकार का क्या होता था, सामूहिक समारोह का जब आयोजन होता था तब। फिर वार्ता, कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य से मिलकर एक संयुक्त शब्द बनता था, उसे क्या कहा जाता था, वार्ता कहा जाता था। अदेव मात्रक जो होता था, ये होता था बिना वर्षा के अच्छी उपज देने वाली भूमि क्या कहलाती थी, अदेव मात्रक कहलाती थी। तो यहां से देखिएगा, मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट का 4 चाहिए, फर्स्ट में 4 यहां भी है, यहां भी है। सेकंड का क्या चाहिए, 3rd चाहिए, तो यहीं पर मिल रहा है और कहीं पर नहीं है, तो इसका भी क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है, निम्न पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में अकाल से निपटने के उपाय के बारे में बताया गया है। अगर आप बात करेंगे तो ये भी क्या है, मौर्य राजवंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित, और ये जो बात की गई है ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जानकारियों को में आपको मिलेगा, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो एक है सोहगोरा ताम्रपत्र और दूसरा है महास्थान ताम्रपत्र। इन दोनों में क्या मिलता है, आपको जानकारी मिलती है कि
जब चंद्रगुप्त के काल में जब चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या हुआ था, अकाल पड़ा था, तो वहां पर प्रजा की सेवा कैसे की थी चंद्रगुप्त ने। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा थर्ड और फोर्थ होगा, क्योंकि यहां पर सही उत्तर चुनने के लिए कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है विदेशी आक्रमण के काल से, कनिष्क के काल से। तो देखते हैं क्या कनिष्क के काल में विकसित मथुरा काया शैली मतलब जो शरीर को बहुत अच्छे सुंदर ढंग से दर्शाते थे, एक आदर्शवादी कला का प्रतिनिधित्व करती है, सही है। मथुरा कला का महत्वपूर्ण योगदान बुद्ध की मूर्तियां, इसके अतिरिक्त जैन तीर्थकर ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां भी इसी कला से बनी है, ये भी सत्य है। गंधार मूर्ति शैली को भारतीय शैली का स्वर्ण युग माना जाता है, ये नहीं है, ये ध्यान रखें, स्वर्ण युग इसको नहीं माना जाता। अगला क्या लिखा हुआ है, बुद्ध की प्रारंभिक मूर्तियां मथुरा शैली से बनी है, मथुरा शैली में बनी मूर्तियां पंजाब और राजस्थान में मिली हैं, ये भी सत्य है। तो 3 यहाँ पर सत्य है, 1, 2 और 4 कहीं पर मिल रहा है क्या, जी हाँ, ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है 1, 2 और 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी मतलब सातवाहन के काल से, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने निर्धनों, निर्बलों और दुखी लोगों को उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया, बिल्कुल, इनको बहुत प्रतापी शासक थे, इन्हें अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है, इन्होंने निर्धनों की सेवा भी की है। दूसरा जो लिखा हुआ है क्या, सातकर्णी प्रथम वैदिक धर्म का अनुयायी था, तभी तो इनको मैंने कहा कि अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि इन्होंने ली थी। तीसरा है गौतमीपुत्र सतकर्णी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जी नहीं, ऐसा नहीं था, आपको पहले ही बता चुका है क्या कि वैदिक धर्म के अनुयायी थे। फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी उच्च कोटि के विजेता थे, बिल्कुल, इन्होंने बहुत सारे युद्धों में लोगों को क्या किया, पराजित किया है। तो यहां भी मुझे क्या दिख रहा है कि 1, 2 और 4 क्या है, सत्य है, जो ऑप्शन कहां मिल रहा है, बी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित अभिलेखों को कालक्रम के व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए कलिंग अभिलेख की अगर मैं बात करूं तो कलिंग अभिलेख जो है अशोक से जुड़ता है। फिर बेसनगर जो है ये शुंग वंश में एक शासक हुआ करते थे भागभद्र, इनके दरबार में हेलियोडोरस आते हैं, एक जो थे यवन राजदूत थे भागभद्र, इनके दरबार में आए थे। फिर सोहगोरा ताम्रपत्र, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस अभिलेख के बारे में पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर उसके बाद नहपान, ये सातवाहन वंश, सातवाहन, और एक नाम और याद रखिएगा शक वंश के समकालीन। तो शक तो बाद में आते हैं, तो अगर हम देखें तो सब में पहले कौन आया था, मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, और फिर बाद में आते हैं कौन, सातवाहन, और सातवाहनों से ही संघर्ष कौन करते हैं, शक। तो और उसमें भी क्या है, पहले तो कौन आएंगे, चंद्रगुप्त आएंगे, फिर कौन आएंगे, अशोक। तो आप थोड़ा सा सोचिएगा, सबसे पहले किसका नंबर आएगा, सोहगोरा ताम्रपत्र का, फिर आएगा किसका, कलिंग वाले का, फिर आएगा क्या, बेसनगर गरुड़ स्तंभ का, हेलियोडोरस के द्वारा बनाया गया, फिर नहपान का नासिक अभिलेख। तो ये आएगा 3124। तो 3124 कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर मैंने इसको और थोड़ा सा बताया हुआ है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ये सारा कुछ ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे ही अभिलेख से लिखा हुआ है, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, मतलब अभिलेखों को क्या करना है, सही कालक्रम में बैठाना है। रुद्रदामन ये भी क्या हुआ करते थे, शक राजा थे। फिर शक संवत, तो हम जब शक संवत पढ़ते हैं तो 78 एडी पढ़ते हैं, ईस्वी। तख्त ए बही शिलालेख जो है ये लगभग जो है 20 से 41 ईस्वी के आसपास है। जब हम पहला वंश पढ़ते हैं, पर्थियन जो ईरानियंस थे, जब वो भारत में आते हैं तो उसमें एक राजा आते हैं जिसका नाम था गोंदोफर्निस, उसका ये अभिलेख है। विक्रम संवत तो हम देखते हैं फिर कहीं कहीं 57 लिखा रहता है, कहीं 58 लिखा हुआ है, कब, ईसा पूर्व में। तो सबसे पुराना तो यही है। एक ये है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है वो कब लिखा गया है, तो 130 से 150 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है। तो शक राजा थे, 130 से 150 के आसपास ये अभिलेख बना हुआ है। तो ईस्वी ना ध्यान रखना। तो देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये ईसा पूर्व में है, अगर मैं टाइमलाइन को बताऊं ये 0 है, तो ये 57-58 ईसा पूर्व में आया कौन सा, विक्रम संवत। फिर आया कौन सा, तख्त ए बही शिलालेख है ना, इसका कालक्रम पूछा गया है। तख्त ए बही कब आया है, तो आप याद रखिएगा 20, मैं 20 लिख देता हूं ईस्वी। फिर क्या होगा, 78 ईस्वी आया होगा। यहां पर क्या है आपका, शक संवत है। और फिर उसके बाद क्या है आपका
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तो इसको 130 मान लो, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो पहला क्या आना चाहिए 4, फिर आना चाहिए क्या 3, फिर आना चाहिए 2, फिर आना चाहिए 1। तो देखिएगा ये है 4 3 2 1 सही आंसर। ऐसे क्वेश्चन जो है अभी पूछे नहीं गए हैं सीजीपीएससी में, लेकिन पूछे जाने की संभावना है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। फिर ये दिया हुआ है सूची 1 सूची 2, तो ये दक्षिण भारतीय राज्य से संबंधित है, दक्षिण भारत से संबंधित प्रश्न, दक्षिण भारतीय इतिहास, दक्षिण भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है। देखते हैं, मंडलम याद होगा, संपूर्ण राज्य जो है मंडलम के नाम से जाना जाता था। उर किसको बोला जाता था, गांव को। मनरम किसको बोला जाता था, राजा की सभा को। और मुडुर बोला जाता था पुराने गांव को। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, क्योंकि हम ज्यादातर 2 ही वर्ड पढ़ते हैं यहाँ पर। एक तो हम मंडलम पढ़ते हैं और उर पढ़ते हैं। मनरम जो होता है वो राजा की सभा कहलाती थी, और मुडुर जो है वो पुराने गांव को कहा जाता था। तो हमें क्या चाहिए 4 3 2 1, कहां पर मिल रहा है 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है रचना और विषय वस्तु से है, मतलब कौन सी रचना जो है उसका विषय वस्तु क्या है। अगर हम बात करें शिल्पादिकारम की, शिल्पादिकारम में एक स्त्री की कहानी बताइए, नुपुर की कहानी। जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर एक पता चलता है कि कोवलन नामक एक व्यक्ति था जिस पर रानी की हार चोरी करने का, पायल चोरी करने का आरोप लग जाता है। तो वो पूरी कहानी इसमें बताई गई है। तोल्कापियम तमिल व्याकरण ग्रंथ। वलयपति, तो आप ध्यान दीजिएगा, वलयपति जो है तमिल महाकाव्य के अंतर्गत आता है, और वही मणिमेखले जो है वो तमिल काव्य का ओडिसी माना जाता है। तो ये थोड़ा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज जो पूछा जा सकता है वो क्या है, 3 संगम जो हुए हैं संगम काल में, प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो याद रखिएगा किसने किसने इसमें भाग लिया है। तो एक तो ये पूछता है, स्थान पूछ देता है, और दूसरा क्या पूछ देता है, अध्यक्ष पूछ देता है। ये ध्यान रखना कि 3 संगम हुए हैं, पहला मदुरई, तीसरा मदुरई, पहला मदुरई, तीसरा मदुरई, दूसरा हुआ कपाटपुरम में। पहले में अध्यक्ष कौन थे, अगस्त ऋषि, तोल्कापियर और फिर नक्कीरर। ये याद रखेगा, अगस्त ऋषि, फिर तोल्कापियर, फिर नक्कीरर। ये पूछा जा सकता है। मैंने यहाँ पर प्रश्न नहीं लिया, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी है महत्वपूर्ण रचनाओं से, क्योंकि अगर मान लो दक्षिण भारत में खासकर संगम काल को देखा जाए तो वहां पर एक तो रचनाओं से संबंधित प्रश्न होता है, और 1-2 राजा हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि यहां पर मैंने अभी चोल और वंश में सेकंड चोल के बारे में नहीं गया हूं। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा होल वीडियो, तो चोल से राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, वहां से भी प्रश्न उठाऊंगा। यहां से देखिएगा तोल्कापियम की रचना कौन सी है, मतलब किसकी रचना है, तोल्कापियर की। मणिमेखले किसकी है, तो शीतले सतनार की है, याद रखिएगा शीतले सतनार। कुरल किसकी रचना है, तिरुवल्लुवर की। और अहनानूर जो है रुद्र शर्मन की रचना है। तो मुझे 1 का 1 चाहिए, फिर चाहिए 3rd, फिर चाहिए 4th, फिर चाहिए 2। तो कहां मिल रहा है, आप देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेन गुट्टुवन जो थे चेर वंश से थे, बिल्कुल इन्हीं के भाई थे इलांगो आदिगल। फिर चेरों की राजधानी वांजी थी, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं यहां पर चेर वंश की, चेर चोल पांड्य की, तो वो उनका क्षेत्र कुछ ऐसा था। इधर था चेर वंश, तीर धनुष इनका राज्य चिन्ह था। यहां पर इनकी राजधानी थी वांजी। यहां पर है पांड्य राजवंश, पांड्य राजवंश। इनका जो चिन्ह था वो थी एक प्रकार की मछली, माबर मछली, और इनकी जो राजधानी थी वो थी मदुरै। और ये जो चोल है, चोल में जो चिन्ह होता था, राज्य चिन्ह, वो था बाघ। और यहां पर जो इनकी राजधानी थी वो उरुवै। आगे चलकर तंजौर, मनलूर, बहुत सारे होते हैं। तो ये कुछ राजधानी मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं, अच्छा इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा, दोनों तो सही है, तो क्या हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तमिल संगम का प्राचीनतम ग्रंथ तोल्कापियम है, बिल्कुल सही है, पुराने ग्रंथों में शामिल है। एक चीज और बताना था मुझे आपको, ये जो 5 जो महाकाव्य है, प्रमुख महाकाव्य, तो शिल्पादिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि, तोल्कापियम और वलयपति, जो मैंने अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो 5 प्रमुख महाकाव्य में गिने जाते हैं। तो याद रखिएगा ये भी एक प्रश्न बन सकता है।
विलयपति हमने उतना नहीं पढ़ा है, विलयपति कुंडलकेशी, तो ये दोनों एक साथ है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न जो है आपको पूछा जा सकता है। तो हमारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तमिल संगम ग्रंथों में प्राचीनतम जो ग्रंथ माने गया तुल्कापियम, जिसमें तमिल व्याकरण के बारे में बताया गया है। दूसरा नेडियोन, जो पांड्य क्षेत्र में समुद्र पूजन प्रारंभ कराते हैं। जी हाँ, इसी का उल्लेख क्या है, शिल्पादिकारम में दिया गया है। तो दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है, और सही हमको ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, जो अभिलेख है उनको कालक्रम के अनुसार जमाना है। अब देखिएगा, इलाहाबाद अभिलेख जो है वो अशोक से संबंधित है। अशोक ने ही सबसे पहले बनवाया है, फिर उसमें समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान थे हरिसेन, वो फिर कलाकृति लिखेंगे किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। मेहरौली जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। ऐहोल प्रशस्ति जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, रवि कीर्ति ने जिसको लिखा है। अफसद या अफसर, ये अभिलेख है आदित्य का, आदित्य, ये उत्तर गुप्त शासक से संबंधित है, उत्तर गुप्त शासक। देखते हैं कुछ डिटेलिंग मैंने यहां पर लिखा हुआ है। जैसे मेहरौली स्तंभ, ये जो है मेहरौली लौह स्तंभ आपने नाम सुना होगा, जो दिल्ली में कुतुब मीनार के प्रांगण में रखा है, कुतुब परिसर में रखा हुआ है। तो इसका जो कालक्रम है वो 375 से 415, क्योंकि यही काल किसका था, चंद्रगुप्त द्वितीय का था। फिर अफसर जो अभिलेख है उत्तर गुप्त वंश के राजा आदित्य सेन का है, जो लगभग 655 से लेकर 680 तक थे। फिर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख तो अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब सबसे पुराना तो यही हो गया। फिर उसके बाद कौन सा है, ऐहोल, जो चालुक्य राजा था पुलकेशिन द्वितीय, इन्हीं के विद्वान थे रवि कीर्ति, इनके द्वारा क्या किया गया था, बनाया गया था। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, अशोक का आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा किसका, मेहरौली का, फिर आएगा ऐहोल, और फिर आएगा कौन सा आपका, अफसर का। तो देखिएगा सबसे पहले कौन सा आना है, अशोक, फिर आना है कौन सा, मेहरौली, फिर आएगा कौन सा, ऐहोल, और फिर आएगा, तो एक मिस्टेक हुआ है, मेहरौली, फिर आएगा ऐहोल, फिर आएगा तो 3142 कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेहरौली से प्राप्त एक लौह स्तंभ में चंद्र नामक राजा की विजयों की चर्चा की गई है। इसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से होती है, बिल्कुल अभी मैंने इसी को एक्सप्लेन किया था। फिर अगला देखते हैं, मथुरा का लेख एक मूर्ति के अधोभाग में उत्कीर्ण है, जिस पर गुप्त संवत की तारीख लिखी हुई है। तो मथुरा में एक मूर्ति लेख मिला हुआ है जिसके ऊपरी भाग में क्या है, लेख लिखा गया है, और उसमें गुप्त संवत उल्लेख है, ये भी सही है। तालगुंडा अभिलेख के अनुसार काकुस्थ वर्मा नामक कादम्बीय वंश नरेश की राजकन्या का विवाह गुप्त कुल में हुआ था। देखिएगा, जब हम पूरा गुप्त काल पढ़ते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उनके पुत्र थे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कादम्बन वंश की राजकुमारी से हुआ था। नाम की कोई जानकारी नहीं मिलती, तो कादम्बन वंश की जो राजकुमारी रहती है उनके पिता रहते हैं काकुस्थ वर्मा, और इन्हीं का ही अभिलेख क्या है, तालगुंडा अभिलेख या तालगुंड अभिलेख। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी सत्य है, क्योंकि ये अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, काकुस्थ वर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह जो है गुप्त और वाकाटक वंश के शासकों से कराया था, तो ये सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या अभिज्ञान शकुंतलम से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के पास भेजा था, मतलब काकुस्थ वर्मन के पास भेजा था। देखिए जानकारी तो मिलती है, सही है, लेकिन अभिज्ञान शकुंतलम से नहीं मिलता, श्रृंगार प्रकाश के मिलता है, जो भोज की रचना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या याद रखना है, आपका कौन सा वाला गलत हो जाएगा, 4th गलत हो जाएगा, 1, 2 और 3 क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। तो मैंने यहाँ पर इसका डिटेलिंग भी लिखा हुआ है। काकुस्थ वर्मन का तालकुंड स्तंभ अभिलेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, एक स्तंभ लेख है जो भारतीय राज्य कर्नाटक के तालकुंड नामक गांव से प्राप्त हुआ था, और यहीं पर प्रणविलिंगेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ था। काकुस्थ वर्मन के समय कादम्बन राज्य का विस्तार हुआ था और इसकी शक्ति और प्रभाव बढ़ा था। इसके अनुसार क्या पता चलता है, अपनी कन्याओं का विवाह इन्होंने गुप्त और वाकाटक नरेशों से कराया था, जैसे कि मैंने कहा। और श्रृंगार प्रकाश क्या है, एक काव्य है राजा भोज का, जिसमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त के दरबारी विद्वान कालिदास जो थे, इनको राजदूत बनाकर कहां भेजा था, कुंतल नरेश के पास भेजा था। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले समय में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न गुप्त वंश से ही संबंधित है। एक तरफ लिखा हुआ है क्या, गुप्त वंश के शासकों का नाम, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है क्या, उनकी उपाधियां। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हम लोग 2-3 बार यूज कर चुके हैं। फिर
कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्रादित्य। फिर गुप्त वंश कौन? स्कंदगुप्त को शक्रादित्य बोलते हैं और समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? व्याघ्रहंता। तो देखिएगा, मुझे फर्स्ट में क्या चाहिए? 4 चाहिए, फिर सेकंड का 1 चाहिए, फिर थर्ड का 3rd चाहिए, सी का 3rd। तो ये तो बहुत बड़ा आसान प्रश्न था, और भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम जब जाओगे तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधिराज ऋषि के रूप में वर्णित किया गया है? तो जब आप पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख, तो यहीं पर क्या है, इनका जो नाम है वो क्या मिलता है? राजाधिराज ऋषि। तो ये नाम का उल्लेख कहां हुआ है? तो याद रखिएगा, उदयगिरी अभिलेख में हुआ है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न खगोल शास्त्रियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कालक्रम में इनको क्या करना? व्यवस्थित करना। अब ध्यान से समझिएगा, जो सबसे पहले आए थे वो थे कौन? वराह मिहिर। सबसे पहले कौन है? वराह मिहिर। ये गुप्त वंश में जो शासक हुआ करते हैं, देखो इसमें कालक्रम कुछ अलग लिखा हुआ है, लेकिन जब हम 9 रत्न के बारे में पढ़ते हैं, कुमार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, तो वराह मिहिर का नाम भी पढ़ते हैं। तो एक तो ये नाम आ गए सबसे पहले 4, फिर उसके बाद ब्रह्मगुप्त गुप्त काल के ही हैं, उत्तर गुप्त काल के, तो 3rd। फिर राजा भोज 1010 से 1055 के बीच में, और फिर 3rd में क्या आ जाएगा? भास्कराचार्य। ये कुछ समय बाद आते हैं। तो देखिएगा, इस प्रश्न के उत्तर में क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो वराह मिहिर आते हैं, फिर आते हैं ब्रह्मगुप्त, फिर आते हैं भोज, फिर आते हैं भास्कराचार्य। सबके सब क्या थे? प्रसिद्ध विद्वान हैं भारतीय इतिहास के। याद रखना है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 4। बढ़ते हैं आगे। एक तरफ लिखा है पुस्तकों का नाम और दूसरी तरफ उनके लेखकों का नाम। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे हर्षचरित्र, हर्षवर्धन के दरबारी विद्वान बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। इनके द्वारा और भी रचनाएं लिखी गई हैं। कादम्बरी, जो भारत का पहला उपन्यास माना जाता है। प्रियदर्शिका, नागावली और रत्नावली, तो ये जो है किसका है? हर्षवर्धन का है। स्यूकी शायद कभी नहीं भूलेंगे हम, और सूर्य शतक, अब एक ही नाम बाकी है, कौन सा? मयूर का। तो बता सकते हैं किसका उत्तर क्या होगा? फर्स्ट का 4, फिर 3rd, फिर क्या चाहिए आपका? 2nd, फिर क्या चाहिए? 1। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चोल प्रशासन में लगान वसूली का माध्यम था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 लाइनर है, फैक्चुअल डेटा है। जो चोल शासन में सबसे ज्यादा स्वायत्ता प्रदान थी ग्राम सभा को, है ना। आज जो हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं ना, उसका पहला स्वरूप जो है अगर देखने को मिलता है तो चोल राजवंश में मिलता है। आज से 1000 साल पहले यहाँ पर प्रशासन, मतलब ग्राम प्रशासन को इतनी ज्यादा शक्तियां थी, जो आज हमें कहाँ देखने को मिलती है? पंचायती राज व्यवस्था में देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया, मतलब किसने करवाया था? तो जब आप पढ़ते हैं तो नरसिंह वर्मन द्वितीय एक प्रसिद्ध शासक थे पल्लव वंश के, जिन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो इनके बाद इनके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन ने इस काम को क्या कराया था? पूरा कराया था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय, और दूसरा नाम याद रखना है महेंद्र वर्मन तृतीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा हुआ है देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण कन्नौज पर अधिकार करना था। बिल्कुल, ये जो संघर्ष था, जब हम इस संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं तो ये जो एरिया था कन्नौज यूपी का, इसमें प्रतिहार, दक्षिण के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल, इन तीनों के मध्य हुआ था। शुरुआत पालवंश ने की थी। दोनों में सफलता किसको प्राप्त हुई थी? पहली प्रारंभिक सफलता राष्ट्रकूट को, लेकिन अंततः इस पर कौन अधिकार करते हैं? प्रतिहार अधिकार कर लेते हैं। ये कन्नौज यूपी का इलाका है। अब समझिएगा क्या दिया हुआ है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो कन्नौज के लिए हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष में पल्लव शासकों ने भाग लिया। कहां लिखा है पल्लव? कहीं नहीं लिखा है, तो सेकंड तो गलत है। फिर क्या है? वत्सराज ने भाग लिया था। जी हाँ, प्रतिहार वंश के वत्सराज ने इस संघर्ष में क्या लिया है? भाग लिया है। पाल वंश के शासक धर्मपाल इस संघर्ष में शामिल नहीं हुए। गलत लिखा है, मतलब हुए थे। धर्मपाल ने ही तो शुरुआत की थी, तो धर्मपाल क्या थे? शामिल थे। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। और हमें क्या चुनना है? सही कथन चुनना है। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा? यहां पर सही कथन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा है जरा देखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? मिहिर भोज प्रथम ने पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव को पराजित किया। देखिए, जब हम त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ते हैं तो जो ध्रुव थे, धारा वर्ष जिसको कहा गया है, ये सबसे प्रतापी शासक थे उस समकालीन इतिहास में का देखा जाए तो। इन्होंने क्या किया था, धर्मपाल को भी, मतलब ध्रुव ने, जो कौन से राजवंश के हैं, राष्ट्रकूट के, पाल वंश के शासकों को भी हराया और प्रतिहार वंश के शासकों को भी हराया था। तो ये क्या लिखा है, गलत लिखा हुआ है, ये पहला तो गलत है। मिहिर भोज ने चांदी के त्रम्ब नामक सिक्के जलाए थे, तो ये तो सत्य है। और मिहिर भोज की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे, राजशेखर, जिनकी रचना थी कर्पूर मंजरी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, सत्य है। तो 2 और 3 सत्य है, तो हमें क्या देखना है, सत्य कथन देखना है। तो क्या आ जाएगा सत्य कथन में, 2 और 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी राजपूत काल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? विसल देव, तो याद रखिएगा विसल देव को ही विग्रहराज चतुर्थ बोलते हैं, विसल देव ही विग्रहराज चतुर्थ है। विजेता होने के साथ साथ एक यशस्वी कवि भी थे, बिल्कुल सही है। इन्होंने या उसने हरिकेली दामक एक संस्कृत नाटक लिखी थी, ये भी सत्य है, इन्हीं की ही रचना है। इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान भी थे। नेक्स्ट देखिएगा, इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर भी क्या है, उत्कीर्ण किए गए हैं। तो जी हाँ, ये भी सत्य है। इस नाटक को क्या किया गया है, इस नाटक में जो दृश्य बताए गए हैं उनका क्या किया गया, चित्रण किया गया है। हालांकि ये क्या था, पहले संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता है, जो विग्रहराज चतुर्थ अर्थात विसल देव ने ही इसका निर्माण कराया था, लेकिन बाद में जो संस्कृत महाविद्यालय उसके खंडरों पर क्या बना दिया गया था, मस्जिद बना दिया गया था, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। तो इसमें तीनों कथन जो है वो सत्य है। बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर, और ये भी राजपूत काल से संबंधित है। इसमें हम क्या देखते हैं, एक तरफ लिखा है वंश का नाम और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, उनकी राजधानी का नाम। तो देखते हैं, पहला वंश क्या है, पाल वंश। पाल वंश की जो राजधानी थी वो थी मुंगेर। फिर सेन वंश, सेन वंश की राजधानी थी लखनौती। चंदेलों की राजधानी थी खजुराहो। हालांकि चंदेलों की कई सारी राजधानी थी, लेकिन धार्मिक राजधानी के रूप में हम किसको पढ़ते हैं, खजुराहो को। और परमार वंश की राजधानी थी धार। तो ये डायरेक्टली मैच कर रहा है, तो आपका जो आंसर होगा 1 2 3 4 ये होगा। आशा करता हूं कि ये जो मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन साझा किए हैं और एक्सप्लेन किया है, ये निश्चित तौर पर आपकी कहीं ना कहीं क्या करेगा, सहायता करेगा। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।